नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण साहनी। आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एनडीए के अंदर जमाई आयोग पर अपनी बात क्या रखी। अब एनडीए के नेता इस तरह से बौखला गए कि एक खुलासा कर दिया जो वाकई में चौंकाने वाला है, हैरान करने वाला है। हैरानी इसलिए कि नीतीश के इस करीबी की जुबान से वो बात निकल गई जिससे आरएसएस हमेशा से इनकार करता रहा है। दोस्तों, संघ अक्सर इस बात का प्रचार ढोल पीट कर करता रहा वो शुद्ध रूप से गैर राजनीतिक संगठन है, उसका राजनीति से कोई नाता नहीं है। वो बीजेपी का साथ इसलिए देता है क्योंकि बीजेपी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की बात करती है, इसलिए आरएसएस और उसके प्रचारक बीजेपी को जिताने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। लेकिन असल बात जो सीएम नीतीश के करीबी ने कही वो बताता है आरएसएस का इस सरकार में किस हद तक सिस्टम में पकड़ हो चुकी है। अब इस पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जो कहा उससे बीजेपी के अंदर हलचल मच गई है। दोस्तों, नीतीश के करीबी नेता अशोक चौधरी हैं। तेजस्वी की ओर से एनडीए के अंदर जमाई आयोग गठित होने पे तेजस्वी के दावे से बौखलाए हुए हैं, एक तरह से खिसियाए हुए हैं। अब इसी खिसियाट में अशोक चौधरी ने परोक्ष या अपरोक्ष रूप से ही सही पर राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आरएसएस कनेक्शन बता दिया है। वैसे नीतीश का आरएसएस से कनेक्शन कोई नई बात नहीं है, ऐसे कई मौके आए जब नीतीश कुमार ने इसे स्वीकार भी किया और कई बार उनके फैसले आरएसएस से प्रभावित भी दिखे। बिहार में नवगठित आयोगों में एनडीए के बड़े नेताओं के दामादों को चेयरमैन, उपाध्यक्ष और सदस्य बनाने के मामले में एनडीए का परिवारवाद पर सवाल तो उठ ही रहे थे, लेकिन मंत्री अशोक चौधरी का बयान तो राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सेकुलर राजनीति पर ही सवालिया निशान लगा बैठा। एक कहावत है, रक्षा में हत्या, लेकिन उससे आगे जो बात कही उससे तो ऐसा लगता है उन्होंने लगे हाथ आरएसएस की पोल खोल कर रख दी। जो तेजस्वी जी जिसको जैसा देखना चाहता है वैसे ही दिखता है। आरजेडी और आरजेडी के लोगों को तो ऐसा ही दिखता है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव, फिर राबड़ी देवी, फिर तेजस्वी यादव, फिर तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, अब पता नहीं और के कौन कौन आएंगे भविष्य में। और ये जिन लोगों पर आरोप लगा रहे हैं, मृणाल जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, रामविलास पासवान के दामाद, तो कितने लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, कब से चुनाव लड़ रहे हैं। जब तेजस्वी जी हाफ पैंट पहन के क्रिकेट खेलते थे तब से मृणाल जी एक्टिव है। अरे आपका भाग्य साथ दिया, आप लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, आप उप मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन जब आप एमओआई पर उप मुख्यमंत्री बनते हैं तो आप एक बार तो बन गए उप मुख्यमंत्री, दोबारा क्यों नहीं आपने किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बना दिया। आप खुद इतना बड़ा बड़ा डिपार्टमेंट रखे, किसी मुसलमान को भी उसमें तो 2-4 डिपार्टमेंट दे देते। तेज प्रताप यादव को दे दिए हेल्थ। तेज प्रताप यादव का क्या क्वालिफिकेशन है, बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। जहां तक जीतन राम मांझी जी का सवाल है, जीतन राम मांझी आप ही के पिता के पत्तियों पे चल रहे हैं, क्या करिएगा। जहां तक नीतीश कुमार जी का सवाल है, नीतीश कुमार जी ने जिन लोगों को बनाया है वो जनता दल यूनाइटेड के वर्कर बने हैं। जहां तक हमारे सायन का सवाल है, तो सायन पहले किशोर कुणाल का बेटा है कि पहले अशोक चौधरी का दामाद है। और किशोर कुणाल का बेटा अगर है तो किशोर कुणाल ने अपने आप को इस समाज में अपने आप को सम्मानित कराया ना, मानव की सेवा की, एक हनुमान मंदिर से 9 अस्पताल का निर्माण कराया। और वो आरएसएस कोटे से बने हैं, उनका अपना क्लाउट है, उनके अपने जान पहचान के लोग हैं। कोई जदयू के कोटे से बना है, कोई मुख्यमंत्री जी ने अशोक चौधरी के दामाद रहने के कारण बना दिया। जानकारी रखते नहीं है और कुछ से कुछ बोल देते हैं। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने धार्मिक न्यास परिषद के सदस्य बने अपने दामाद सायन कुणाल की रक्षा करनी चाहिए, पर बात कहीं और से कहीं और चले गई। एनडीए को परिवारवाद से बचाने के लिए अशोक चौधरी ने कह डाला कि सायन कुणाल की नियुक्ति बीजेपी या जेडीयू के कोटे से नहीं बल्कि आरएसएस के कोटे से हुई है। अब मुझे ये समझ नहीं आता आयोग बना
तो उसमें कोटा कहां से आ गया? अरे जो योग्य था उसे बना देना था, लेकिन बनाया किसे गया? राजनीतिक तौर से परिवारों के सदस्यों को। गजबे बात कह गए। अरे सामने नीतीश कुमार का उदाहरण ले लेते। अपने दामाद और बेटी को शिखर पर पहुंचाना चाहते हैं, तो फिर नीतीश के बेटे निशांत कुमार में क्या कमी है? तेजस्वी ने दोस्तों इस पर बयान दिया। सबसे पहले चलिए सुनते हैं, फिर बताएंगे तेजस्वी के इस बयान से इस समय बीजेपी में हलचल होगी। ये जनता दल यूनाइटेड के मंत्री कह रहे हैं कि आरएसएस कोटा भी होता है। इसमें आरोप क्या लगाए? तो प्रमाण है, उन्हीं के लोगों ने प्रमाणित किया है। हम तो जानना चाहते हैं ना और कितने लोग जो है आरएसएस कोटा से हैं, कौन कौन लोग हैं, और आरएसएस कोटा में कहाँ कहाँ बिहार में कहाँ कहाँ आरएसएस कोटा है, ये तो मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए। जब उन्हीं के मंत्री कह रहे हैं आरएसएस कोटा है, से आए हैं, आयोग में जगह मिली है, तो अब इसमें बचा कहाँ कुछ? इसमें तो पूरी तरीके से प्रमाणित हो गया। और ये जो भूजा पार्टी वाला जो लोग है ना, इन लोगों तो ईश्वरीय वरदान मिल गया कि मुख्यमंत्री ऐसी अवस्था में है। संजय झा अपने बच्चे लोग को फिक्स कर दिया, अशोक चौधरी अपना बच्चा लोग को फिक्स कर दिया, दीपक जी अपने बीवी को फिक्स कर दिए। निशांत कुमार आना चाहते हैं राजनीति में। निशांत कुमार को यही भूजा पार्टी वाले लोग असहज महसूस करते हैं और साजिश के चलते निशांत को नहीं आने देना चाहते। अब मुख्यमंत्री जी का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वो अचेत अवस्था में है। ये बड़ी बात है। यही भूजा पार्टी वाला लोग अपने रिश्तेदारों को, जमाइयों को, सबको सेट कर दिया। और निशांत जी की इच्छा है, मुख्यमंत्री जी की इच्छा है, तो ये भूजा पार्टी वाले लोग षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत इनको राजनीति में नहीं आना देना चाहते हैं। क्योंकि लोग सत्ता का भुख भोग रहे हैं, मलाई खा रहे हैं, रेवड़ी बांट रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ईश्वरीय वरदान मिल गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में। यही हो रहा है बिहार में। ट्रांसफर पोस्टिंग कैसे क्या हो रहा है, हम तो खाली धैर्य बना करके रखें कि बीजेपी या जनता दल यूनाइटेड के लोग कितना गिरते हैं। एक बार पूरी तरीके से गिर जाने दीजिए, बोल लेने दीजिए उन लोगों को जितना हम लोगों को गाली देना है। उसके बाद एक एक लोगों का चिट्ठा हम रखे हैं, जनता के सामने हम पेश करें। तो सुना आपने नीतीश और निशांत के बारे में तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। जिस तरह से तेजस्वी यादव सपोर्ट कर रहे हैं, उससे तो ऐसा लगता है चुनाव से पहले या फिर बाद में नीतीश से गठबंधन के रास्ते खुले हैं। खासकर तब जब नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार को चुनाव लड़ाते हैं, और इसके संकेत तेजस्वी यादव ने दे दिए। तेजस्वी ने निशांत कुमार का जिस तरह से सपोर्ट किया, उससे तो लगता है ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी की तरह है। तेजस्वी यादव का दावा है जेडीयू के कुछ नेता ही निशांत कुमार की राजनीति पर ब्रेक लगाने पर आमादा हैं। हालांकि अशोक चौधरी के इस बयान से अब उंगलियां नीतीश कुमार की तरफ उठने लगी हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आरएसएस के प्रभाव में काम कर रहे हैं। इसकी बानगी है सायन कुणाल को धार्मिक न्याय परिषद का सदस्य बनाना। वैसे तो नीतीश कुमार और बीजेपी गठजोड़ का आधार ही आरएसएस था। साल 1995 के चुनाव में नीतीश कुमार अलग पार्टी बनाकर लड़ रहे थे। इसके बावजूद आरजेडी सत्ता में बनी रही थी। इस हार के बाद बीजेपी ने जनार्दन यादव, मदन जायसवाल समेत कुछ नेता नीतीश कुमार का मन टटोलने उनके आवास पर पहुंचे। तब इस बात पर सहमति बनी कि लालू प्रसाद यादव को परास्त करने के लिए गठबंधन बनाना होगा। इस सहमति पर मोहर तब लगी जब तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी कुमार और नीतीश कुमार के बीच टेलीफोनिक बातचीत हुई। जब इस बातचीत का पता गोविंदाचार्य को पता चला तो वो बीजेपी के युवा नेता प्रेम रंजन पटेल को लेकर नीतीश कुमार के पास गए और आगे की रणनीति बनाई। इसी दौरान आरएसएस का अधिवेशन मुंबई में था। जॉर्ज फर्नांडिस अस्पताल में भर्ती थे। तब अधिवेशन के लिए मुंबई गए लाल कृष्ण आडवाणी ने जॉर्ज फर्नांडिस से हॉस्पिटल में मिलने का कार्यक्रम बनाया। जब जॉर्ज फर्नांडिस को पता चला कि आडवाणी उनसे मिलने आ रहे हैं तो उन्होंने पहले से ही
जया जेटली और नीतीश कुमार को पहले ही बुला रखा था। आडवाणी जॉर्ज से मिले और उनका हाल चाल लिया। साथ में आडवाणी ने जॉर्ज को आरएसएस के अधिवेशन में आने का निमंत्रण दिया। जॉर्ज ने इनकार कर दिया और कहा कि समता पार्टी का प्रतिनिधित्व नीतीश कुमार और जया जेटली करेंगे। नीतीश कुमार और जया जेटली आरएसएस के अधिवेशन में गए और यहाँ एनडीए गठबंधन का पुख्ता आधार बना और पहला चुनाव 1996 में लोकसभा का चुनाव लड़ा गया। लेकिन दोस्तों, तब और अब में एनडीए की राजनीति बदल चुकी है। बीजेपी नए तरीके से राजनीति कर रही है। जेडीयू के सर्वे सर्वा नीतीश कुमार अब उस स्थिति में नहीं है। अब जिस तरह से अशोक चौधरी ने दावा किया कि आरएसएस के कोटे से उनके दामाद की नियुक्ति हुई है, उससे तो ऐसा लगता है कि आरएसएस जो दावा करता है उसका संगठन लाभ के लिए नहीं, सेवा के लिए बना है, वो बिल्कुल ही गलत है। आरएसएस इसलिए तमाम विरोधों के बाद मोदी शाह की बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है क्योंकि उसको लाभ मिल रहा है। इसके साथ ही तेजस्वी ने भी एक तरह से नीतीश के पास संदेश भेज दिया, आपके लोग आपके बेटे को राजनीति में उतरने नहीं देंगे, आप उन्हें चुनावी मैदान में लाइए। अब सोचिए, अगर नीतीश अपने बेटे निशांत कुमार को राजनीति में एंट्री करवाते हैं तो फिर स्थिति क्या बनेगी। जिस तरह से तेजस्वी निशांत के लिए सकारात्मक रुख अपना रहे हैं, वही सकारात्मक रुख चुनाव के बाद निशांत के जरिए नीतीश कुमार के लिए बन सकता है। ऐसे में अगर बीजेपी सिंधे वाली स्थिति में नीतीश को लाने की कोशिश करेगी तो नीतीश के पास विकल्प होगा कि वो तेजस्वी का साथ लें। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, बीजेपी के रणनीतिकार इस वक्त जबरदस्त टेंशन वाली स्थिति में होंगे। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।